हेलो गाइस, एक बार पुनः द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और उसमें मैंने आपको कुछ की पॉइंट लिखवाए थे, जो आपको पढ़ने से 5 पॉइंट लिखवाए थे। तो उसमें से मैंने आपको 2 पॉइंट थे वो पहले ही पढ़ा दिए थे, जिसमें मैं आपको कल वाला थोड़ा रिविजन करवा देता हूँ। एक तो अपने पास था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। एक तो यही था कि भाई रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है। 6 नंबर का ये पार्ट था, मैंने आपको कल ही बता दिया था। 6 अंक के यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या था, मैंने आपको इसमें परिभाषा भी लिखवाई दी थी कि वह परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थों नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैंने आपके सामने अभिक्रिया भी लिखी थी, ए और बी को मिलाता है तो दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सी। जिसमें ए और बी को तो मैंने कहा था कि ये जो दोनों है वो अभिकारक है, और जो सी था वो था अपने पास उत्पाद। उत्पाद मैंने कहा था हमेशा दाईं ओर लिखे जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ये बताया था मैंने। और अभिकारक मैंने कहा था कि भाई ये हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं, बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। मैंने कहा था अभिकारक उन्हें कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें हम कह रहे थे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। और भाग लेने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद। जो नए पदार्थ प्राप्त होता है, नए पदार्थ प्राप्त होते हैं जो अभिकारकों से मिलकर बने होते हैं। ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था। एक मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था कि भाई उसके क्या प्रमाण थे, कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, या उसके क्या प्रेक्षण थे, वो हमने देख लिया था। तो एक तो मैंने बताया था कि भाई तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। एक मैंने बताया था ऊष्मा निष्कासन में परिवर्तन, एक मैंने आपको बताया था गैसों के उत्सर्जन में परिवर्तन, निष्कासन में परिवर्तन। ये जो बातें थी, ये बातें भी बता रही थी मैंने आपको। सवाल पूछ सकता है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमाण लिखिए, तो आपको ये प्रमाण लिखना है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझिए। तो वह नए परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। देखो ये दोनों है, इन दोनों के गुण और इसके गुण अलग है। तो वह परिवर्तन जिसमें नए गुण मतलब उत्पाद, तो नए गुण होंगे इसमें, अभिकारक की तुलना में क्या होंगे, नए गुण होंगे। तो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। आपको उदाहरण पूछ सकता है, तो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ इसके उदाहरण क्या क्या है। तो उदाहरण सिंपल है, एक तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ये जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं, ये उदाहरण किसके हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं, 2 सवाल हो सकता है। एक तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझिए। ये दूसरा हो सकता है कि भी रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या प्रमाण है। तो ये कल वाला जो है ये हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी कड़ी में एक नया टॉपिक जो है लेंगे हम, ठीक है, जो काफी बार पूछा जाता है, हर बार, काफी बार तो क्या, हर पेपर में, बोर्ड के हर पेपर में यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। और उस टॉपिक का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया
को संतुलित करना। बच्चे का काफ़ी डाउट होता है कि सर ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें किस प्रकार से करें, क्या करना है। तो इसमें सिंपल है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना या संतुलित समीकरण करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें जो है वो याद रखनी है। मैं आपको इसमें 3 नियम बताऊंगा, तो मेरे वाले नियम आपको याद रखने हैं। नियम, तो पहला नियम है नियम फर्स्ट, आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है या रासायनिक समीकरण दे रखा है, तो सभी जो तत्व है या सभी जो सूत्र है उन सूत्र पर बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स। सभी सूत्रों या जो तत्वों या यौगिकों पर बॉक्स बनाना। सभी पर क्या बनाना है? बॉक्स। जो सभी आपके सामने सूत्र दे रखे हैं उस पर क्या बनाना है? बॉक्स। दूसरी बात, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, जैसे ही बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद में उस बॉक्स में जो सूत्र है या जो तत्व है उनकी परमाणु संख्या लिखनी है कि भाई वो कितने पर है या उसमें कितने दे रखे हैं, वो लिखना है कि भाई उस सूत्र में या यौगिक में कितने परमाणु दे रखे हैं उसके उनकी संख्या लिखनी है, मतलब परमाणु की संख्या। सूत्रों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या लिखनी है, संख्या लिखना। दूसरा काम, पहला काम तो क्या करोगे? सभी सूत्रों या तत्वों या यौगिकों पर बॉक्स बनाओगे। दूसरा काम, सूत्रों में उपस्थित जो भी परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या लिखोगे। परमाणुओं की क्या लिखोगे? संख्या। तीसरा पॉइंट, जैसे आपने परमाणु संख्या लिख दी, तो परमाणु संख्या लिखने के बाद जैसे आपने जो सारणी वारणी बना दी, तो सारणी बनाने के बाद में सबसे ज्यादा जिस तत्व की परमाणु संख्या है उसको पहले संतुलित करना है। तो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला, सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले को संतुलित करना। संतुलित करना, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, कोई भी हो, अभिकारक हो या उत्पाद कोई भी हो। ये 3 आपको जो है रूल्स जो है संतुलित करने के, इनको आपको याद रखना है। और ये जो 3 आपको संतुलित करने वाले दिख रहे हैं, पहले तो क्या करना है, आपको अभिक्रिया दी हुई उन सभी पर क्या बनाना है? बॉक्स। दूसरा काम करना है कि सूत्रों में उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी संख्या लिखनी है और एक सारणी बनानी है। अभिकारक का एक साइड और उत्पाद का एक साइड सारणी बनानी है, जिसमें एक साइड में तो आ जाएगा अपना अभिकारक और एक सारणी में आ जाएगा अपना उत्पाद। तो फिर क्या करना है कि सबसे अधिक उस सारणी में संख्या है परमाणु की उसको पहले लेना है, संतुलित करना है, बाद में सबको संतुलित करना है। तो 3 नियम, बॉक्स बनाना, परमाणु संख्या लिखकर सारणी बनाना अभिकारक और उत्पाद की, और सारणी बनाने के बाद जिसकी परमाणु संख्या अधिक है उसको पहले संतुलित करना। ठीक है, बॉक्स में छेड़छाड़ी आपको नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखना। आगे पीछे अंक लगाते समय बॉक्स में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जैसा बॉक्स में समीकरण में दे रखा है वैसा ही रखना है, बॉक्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये आप बात समझ के, मैं आपके सामने उदाहरण लेके बता रहा हूँ, आप अच्छे से उसको समझ ले। जैसे मेरे पास में एक उदाहरण दे रखा है, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसका नाम है Fe प्लस, अपने पास मान लो दे रखा है H2O। ये तो है जल और ये है आयरन, लोहा। ये 2 आपके सामने दे रखी है और उसकी अभिक्रिया से बन रहा है मान लो Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। आपको ये समीकरण जो है वो दे रखी है और उसको आपको क्या करना है? संतुलित करना है, संतुलित करना। अब इसको क्या करना है? संतुलित। तो मेरे वाले जो है 3 नियम जो है वो लगा लो आप। इस 3 नियम में पहले नियम को उठाते हैं, सभी सूत्रों तत्वों यौगिकों पर बॉक्स बनाना। सभी पर बॉक्स बना दो, इस पर भी मैंने बॉक्स बनाया, इस पर भी बॉक्स बना दिया, इस पर भी बॉक्स बना दिया और इस पर भी मैंने क्या बना दिया? बॉक्स। तो पहले वाला नियम तो हो गया, पहले वाला नियम हो गया, सभी पर मैंने क्या बना दिया? बॉक्स।
ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट नियम फर्स्ट सभी में मैंने बॉक्स बनाया, FeH2, फिर आ गया अपने पास Fe3O4 और यहाँ आ गया अपने पास H2। मैं यहाँ से आपको ये अपने दे रखी है, ठीक है। ये मान लो कि अपने पास जो है वो समीकरण दे रखी है, ये आपके पास में ये समीकरण दे रखी है। और पहले तो क्या कर रहा है, सभी सूत्र और यौगिकों पर क्या बनाना, बॉक्स बना दो। इन सभी पर मैंने क्या बना दिया, बॉक्स। फिर नियम नंबर 2 के लिए मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखना उसको। नियम नंबर 2, ये तो पहला नियम लागू हो गया। नियम नंबर 2, और नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जो है अपने पास दे रखे सूत्रों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लिखना। एक तरफ अभिकारक है और दूसरी तरफ अपने पास दे रखा है उत्पाद, ये दे रखे हैं। नियम नंबर 2, अभिकारक में क्या क्या दे रखा है, एक तो अपने पास दे रखा है Fe, ये दोनों अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद दोनों। एक दे रखा है Fe और एक दे रखा है H हाइड्रोजन, एक अपने पास दे रखा है ऑक्सीजन, ये तत्व दे रखे हैं। फिर है अपने पास उत्पाद में भी Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई सूत्रों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लिखना कि कितने कितने परमाणु है। अब देखो Fe यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ आ गया 1। H2 मतलब हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, 2, तो यहाँ आ गया अपने पास 2। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ आ गया अपने पास 1। Fe यहाँ कितने हैं, 3, तो आ गया 3। फिर है अपने पास O4, तो ये आ गया O4। हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन आ गया 2। अब आपको किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ Fe 1 है तो यहाँ Fe कितने हैं, 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये तो संतुलित ही है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। 2 नियम आपके पास समझ में आ गए। पहले मैंने कहा पहले क्या बनाना, बॉक्स, तो हमने बॉक्स बना दिया। फिर मैंने कहा बॉक्स के बाद में उन सूत्रों में उपस्थित परमाणुओं की क्या लिखना है, संख्या, तो परमाणुओं में संख्या भी लिख दी। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, नोट करके आपको क्या करना है, संतुलित करना है। पहले नंबर पर तो बॉक्स बनाना, दूसरे नंबर पर परमाणु संख्या लिखना, परमाणु संख्या लिखना, जो हमने लिख दी है। अब तीसरा वाला नियम क्या था, तीसरा नियम था सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले को संतुलित करना। अब आप देखो अभिकारक और उत्पाद में देखो सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी है, Fe की 3 है, क्या 3 से ज्यादा कहीं है क्या है, तो सबसे ज्यादा किसकी है अपने पास, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले किसी को संतुलित करना है तो किसको करना है, ऑक्सीजन को, और उसके बाद में सभी को संतुलित करेंगे। तो तीसरा अपने पास क्या कहता है, सबसे अधिक परमाणु संख्या को संतुलित करना। 3 नियम है अपने पास, मैं आपके सामने इसको मिटा रहा हूं। 2 नियम है, इनको मैं आपके सामने मिटा रहा हूं, ठीक है। ये तो अपने पास सवाल दे रखा था, क्वेश्चंस दे रखा था अपने पास। तो दूसरा नियम लागू हो गया कि अभिकारक की सारणी बने, उत्पाद की सारणी बने। अब तीसरा नियम सबसे अधिक वाले को संतुलित करना है। सबसे अधिक वाला देखो, सबसे अधिक वाला ऑक्सीजन है। अब मैं आपके सामने यहाँ समीकरण लिख रहा हूँ, नियम नंबर 4, नियम नंबर 3। अब मैं समीकरण लिख रहा हूँ FeH2O, Fe3O4 और यहाँ आ गया अपने पास H2। सबके ऊपर बॉक्स बनाया हुआ है पहले से। अब वो कह रहा है सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो यहाँ कितने करे कि 4 हो जाएगा, तो आगे क्या कर दो, इसके आगे 4, बॉक्स के आगे करना है, न अंदर करना है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया अपने पास 4। अब ये संतुलित हो गया, देखो ऑक्सीजन 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो संतुलित हो गया। यहाँ से मैं बिठा दूं, अब यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो गया, एक ही रखता हूँ क्योंकि आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये संतुलित हो गया, देख लो आप, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 तो ये है और 2 ये है, टोटल कितने हो रहे हैं, 8। मतलब ऑक्सीजन 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ये तो दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, अब मैंने कहा कि पहले वाला तो हो गया, जिसकी परमाणु संख्या अधिक थी वो संतुलित हो गया। अब आप किसी को भी कर लो। अब हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 और ये 2 गुणा किए तो कितने हो गए, 8। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो मैं उसके आगे कितना कर देता हूँ,
इसके आगे मैं कितना कर देता हूँ 4। अब देखो ये कितने हो गए हाइड्रोजन 8, कितने हो गए 8। अब अपने पास में आयरन कितने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आयरन कितना है 3, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा आगे, आगे कर दो इसके 3, तो Fe भी कितना हो गया 3 और यहाँ भी Fe कितना हो गया 3। मतलब ये जो है ये संतुलित हो गई, संतुलित समीकरण। तीसरे नियम में जाकर के ये पूरी की पूरी क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये 3 नियम आपको याद रखना है। वापस बता रहा हूं संतुलित करने के 3 नियम कौन है। सबसे पहले तो अभिक्रिया दी हुई है, उस पर बनाना है बॉक्स। बॉक्स बना दिया आपने। अब बॉक्स बनाने के बाद में दूसरे नंबर पर क्या करना है, जिस बॉक्स में जितने भी तत्व लिखे हुए हैं उनकी परमाणु संख्या लिखनी है कि भाई ये कितने परमाणु उस बॉक्स में दे रखे हैं। तो मैंने फिर क्या किया, परमाणु संख्या लिख दी, अभिकारक की अलग और उत्पाद की अलग। फिर मैंने क्या किया कि सबसे अधिक जिसकी परमाणु संख्या है उसको मैंने पहले संतुलित कर लिया और उसके बाद में जो भी बचा है वो संतुलित करना है। तो ये तीसरे स्टेप में जाकर के, तीसरे नियम में जैसे ही आप जाओगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये संतुलित। तो मेरे पास में ये समीकरण लिखी हुई है, ये समीकरण 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, आयरन 3, ये जो है ये अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। पहले बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना, दूसरे पर परमाणु संख्या लिखना, तीसरे पर सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले को संतुलित करना। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ा जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका एक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ नहीं करना, आपको बॉक्स वाला जो है वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो अपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद में फिर क्या करना है, आपको जो परमाणु संख्या है उनको लिखना है, और परमाणु संख्या लिखने के बाद में जो अधिक परमाणु संख्या वाला है उसको पहले संतुलित करना है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी भले आप ध्यान नहीं रखोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया और किस प्रकार से होने वाली है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उदाहरण आप समझ गए होंगे। 3 नियम याद रखना, बॉक्स बनाना, परमाणु संख्या लिखना, और सबसे अधिक जो परमाणु संख्या है उसको पहले संतुलित करना। ये जो 3 नियम है, इससे जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जो संतुलित हो जाएगी। हर बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि भाई जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको संतुलित कैसे करना है, वो समझिए या संतुलित कीजिए या चेक कीजिए कि वो संतुलित है कि नहीं। हर बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद चौथा टॉपिक लेते हैं। 3 टॉपिक अपने खत्म हो गए। एक तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक मैंने आपको बताया कि उनके क्या प्रमाण है रासायनिक अभिक्रियाओं के, या फिर क्या उनके प्रेक्षण है। तीसरा मैंने बताया कि संतुलित कैसे करना है। 3 टॉपिक जो है ये क्लियर हो गए हैं अपने, 2 टॉपिक और रहे हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। ये 3 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये जो है नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अपन एक एक देखेंगे कि बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। यहां से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखो सिंपल अभिक्रिया है। मैंने आपको पहले कहा था ये अभिक्रिया है A प्लस B, और कोई तीसरा नया पदार्थ, नए गुणों वाला पदार्थ बनेगा वो C है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ये अभिकारक है और ये अपने पास क्या है, उत्पाद। ये हमने देख लिया था। ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये भाग लेने के बाद कुछ नया पदार्थ बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं उत्पाद। पहली अभिक्रिया है अपने पास संयोजन अभिक्रिया। ये सवाल जो है हर बार पूछा जाता है, संयोजन से लोगों को क्या है थोड़ा याद हो जाता है। अब क्या है, इस अभिक्रिया के और भी नाम है 2-3, तो मैं आपके सामने वो भी लिख सकता हूँ। एक तो इसका नाम है योगशील अभिक्रिया, एक उसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया, एक उसका नाम है संयोग अभिक्रिया। ये उसके अन्य नाम है, इन नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। तो संयोजन अभिक्रिया ही योगशील है,
योगात्मक है और संयोग है। कोई दिक्कत? संयोजन अभिक्रिया में कुछ नहीं होता। जब दो अभिकारक है वो आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शादी के जोड़े में पहले दो मेंबर होते हैं, शादी के जोड़े में दो मेंबर होते हैं, पति और पत्नी, फिर दोनों ही मिलते हैं तो पति पत्नी मिलकर के एक जोड़ा बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं संयोजन। मतलब वो पति और पत्नी, मतलब वो व्यक्ति, मतलब महिला और पुरुष जब मिल जाएंगे तब उसे हम कहेंगे कि ये शादी का जोड़ा है। जोड़ा कितना होता है? एक, और जोड़े में व्यक्ति कितने होते हैं? दो। तो जोड़े में जो दो व्यक्ति होते हैं उन्हें तो अपन कहते हैं अभिकारक, और जोड़े में दो व्यक्ति होने के बाद एक जो जोड़ा बनता है वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद। सिंपल है, देख लो, सिंपल है। पति और पत्नी दोनों ने शादी कर ली और शादी बनने के बाद क्या बन गया? शादी जोड़ा, जोड़ा। ये कहलाई अपने पास संयोजन अभिक्रिया। संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब ही क्या होता है? मिलना। पति और पत्नी का मिलना, या फिर आप कह दो महिला या पुरुष मिलना और शादी का जोड़ा, दोनों बात एक ही है। कुछ भी कहते हो आप कि भाई एक महिला और एक पुरुष मिले, शादी कर ली, तो पूरा का पूरा शादी का क्या बन गया? जोड़ा। ये तो होता है एकल। संख्या कितनी है इस पे? दो है, एकल, और जिसका निर्माण हो रहा है उसे अपन कह रहे हैं उत्पाद, तो एकल उत्पाद। जो भाग ले रहे हैं, फिर महिला और पुरुष शादी में भाग ले रहे हैं, तो इसके लिए आपने ये हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। बात समझ में आ गई? तो कितने अभिकारक कितने हैं? दो। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है अपने पास? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, या इसी को अपन कहते हैं जोड़ना। तो क्या हो गया? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण भी दे देता हूँ। एक उदाहरण, जैसे मेरे पास में ये कार्बन है और कार्बन को मैंने वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई। ये है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर ली तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है। महिला और पुरुष दोनों मिले और शादी का क्या बन गया? एक जोड़ा। महिला और पुरुष दोनों मिले, शादी का क्या बन गया? एक जोड़ा। मतलब ये दोनों मिलेंगे अभिकारक और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वही कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो आपको संयोजन अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया में जुड़ना होता है, उसका मतलब ही क्या होता है? जुड़ना। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एकल उत्पाद का क्या होता है? निर्माण। इसे ही हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने पर इसी से मिलती जुलती एक अभिक्रिया है, संयोजन से ही एक अभिक्रिया और निकल के आती है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं आपके सामने से। अब संयोजन अभिक्रिया तो मैंने आपको बता दी कि भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में ही एक दूसरी अभिक्रिया है इससे इसे मिलती जुलती, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? एकल उत्पाद मिलेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलते हैं, दो या
2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं। ठीक है, वो तो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सिंपल है। आपने देखा होगा किसी का, अपन मारवाड़ी में कहते हैं किसी के तली सेपो तो ऑटोमेटिक वो गर्म होने लगता है, तो किसी के तली सेपते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, गर्म। अब आप मुझे बताओ, तली सेपोगे, गुस्से में आदमी गर्म होगा तो आग बबूला होगा, आवाज निकालेगा, तो ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। तो किसी की भी तली सेपते हैं तो सेपना मतलब तली सेपना, ऊष्मा उत्पन्न होना, तली सेपने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वही कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब इसमें जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। तो सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया की तरह है। परिभाषा में बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया की ही तरह है, हूबहू परिभाषा है। केवल और केवल फर्क इतना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, और इसमें एकल उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तथा साथ ही साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं, साथ ही साथ ऊष्मा का भी क्या करता है? उत्सर्जन। जैसे मेरे पास में एक उदाहरण है, मैं लिख रहा हूँ CaCO3, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का अपने एक जो है रूढ़िवादी नाम है, जिसका नाम है संगमरमर। दीवारों का जो सफेद रंग होता है, सफेदी आती है, वो इसी से आती है। अब क्या किया मैंने, जैसे इसको खोला तो खोलने पर अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान साथ ही साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा। और ये ऊष्मा ही बताएगी कि भाई ये रासायनिक, ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और भी आपको अगर ये टफ लग रहा है तो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ। सिंपल सा उदाहरण क्या है? जैसे मैंने कहा कार्बन और O2, तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ में प्लस में क्या निकल रही है? ऊष्मा। मतलब ये जो ऊष्मा निकल रही है, हिट निकल रही है, ये जो ऊष्मा निकल रही है, तीर का निशान ऊष्मा को बाहर निकलने को प्रदर्शित करता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसके साथ में ऊष्मा निकलती है तो वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोनों बातें समझ में आओगी। संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का तो निर्माण करते ही है, लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान रखना, सेपी जहां भी शब्द आ गया तो सीधी सी बात है, किसी के भी तली सेपो तो जलेगा तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगी ही। तो सेपना मतलब उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? ऊर्जा उत्पन्न होना। तो सेपी का मतलब होता है ऊर्जा उत्पन्न होना। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। संयोजन अभिक्रिया ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान रखना, फर्क इतना है कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं निकलती, लेकिन इसमें क्या निकलती है? ऊर्जा। ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हालांकि यहाँ से एक सवाल पूछते हैं, और सवाल होता है, मैं आपके सामने ले रहा हूँ, वैसे मैं इसका आंसर जो है वो आपको बाद में बताऊंगा, आपको खाली सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल पूछा भी गया है, ये ध्यान रखना। तो पूछा गया है कि भाई श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? ठीक है, ये तो आपके लिए आज का सवाल है कि भाई श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार लिख कर बता सकता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जिसका आपको आंसर लिखना है, जिसका आपको क्या लिखना है? आंसर। इसमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें एक सवाल तो बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया
क्या है, उदाहरण भी दीजिए। दूसरी बात कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी दीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमाण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमाण लिखिए। एक आपको तीसरा समीकरण पूछेगा, संतुलित समीकरण, संतुलित करना। चौथा आपको सवाल पूछेगा, संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझिए। पांचवा आपको पूछेगा, उष्मा से भी अभिक्रिया समझिए। अभिक्रिया समझिए, ध्यान रखना। मैंने आपको संतुलित करने में बताया था, 3 नियम बताए थे, नियम फर्स्ट, नियम सेकंड और नियम थर्ड। एक बात और ध्यान रखना, जैसे पूछते तो नहीं है, अब वो पुराना हो गया फैशन, अब एक वो जब आता है वो सब पुरानी हो गई। जैसे संतुलित समीकरण को संतुलित करना है तो पहले तो अपन क्या करते हैं, बॉक्स। दूसरा जो है अपन क्या करते हैं, परमाणु संख्या सारणी। तीसरा अपन क्या करते हैं, अधिक परमाणु संख्या वाले को संतुलित, अधिक परमाणु संख्या को पहले संतुलित, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। अब ये जो विधि है, विधि में ये जो नियम दिख रहे हैं, ये आपको जो दिख रही होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ, कि भाई संतुलित कैसे करते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की एक विधि है। उस विधि का नाम भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्या है, फिर आप पूछोगे सर बताया नहीं। उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, ये अभिक्रिया को संतुलित करने वाली विधि कौन सी है, हीट एंड ट्रायल विधि। और जो समीकरण आपको दिया हुआ आता है, जो लिखा हुआ आता है समीकरण, उस समीकरण को कहता है कंकाली समीकरण। ये 2 बातें और याद रखना। आपको पूछेगा भाई समीकरण दी हुई है संतुलित समीकरण, उससे तो क्या कहता है, कंकाली समीकरण। जो विधि है, ये विधि जो 3 नियमों से संतुलित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। तो यहाँ से ये 5 सवाल मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, ये सस्पेंस है, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में इनके जो आंसर है वो क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण भी देना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमाण भी लिखना, और उसको आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है उसको। संतुलित कैसे करना है, तो ये 3 नियम आपको बता दिए। संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ना होता है, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है उसके साथ में क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। तो आज के लिए धन्यवाद। ये जो अब श्रृंखला शुरू की है, जैसे आपके जो एग्जाम है वो आने वाले हैं, 2 महीने रहे, तो 2 महीने में हम बहुत सारा पढ़ लेंगे, और हम वही पढ़ेंगे जितना अपने जरूरी है। एक विशेष ध्यान रखना, अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, अपने को टॉपर बनना है, और दूसरे से अपन टॉप कैसे कर सकते हैं, तो यही तरीका है। वरना आप क्या है, पूरा किताब का ज्ञान है वो बोल जाते हो, पी जाते हो, तो पूरी किताब किसी को याद नहीं होती है। ये विशेष ध्यान रखें, किसी को पूरी किताब जो है वो याद नहीं होगी, और 1-2 चूक जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, आपको टॉप करने के लिए स्मार्टनेस होनी चाहिए। बच्चे क्या है, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, थोड़ा उससे भी पढ़ लो, उससे क्या माइंड जो है वो हैंग हो जाता है, इतना कोई कवर नहीं कर पाता है। तो अपने उतना ही पढ़ना जितना अपने जरूरी है। आप 10th क्लास में हो, आपको ठेठ MSc का लेवल का नीचे अपना दिमाग उतना ही कैचअप करता है, इसलिए इतना दिया हो। वरना NCERT वाले ठेठ उठा लेते 12वीं का टॉपिक और आपके अंदर दे देते, तो इतना आपको ज्ञानी नहीं बनना है। और वापस कह रहा हूँ, स्मार्टनेस के साथ पढ़े, और कितना छोड़ना है कितना पढ़ना है वही ध्यान दें। एग्जाम से रिलेटेड आपके क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है वही देखकर पढ़े, यह है स्मार्टनेस पढ़े। वरना कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है तो भी पीछे रह जाता है, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़कर भी टॉप कर लेता है। ये स्मार्टनेस की बहुत कमी है, तो आप भी ये ध्यान रखें, ठीक है। चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, आगे से आगे इस चैनल को फैलाते रहे। आप ही का चैनल है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी है वो सब अवेलेबल है। नोट्स किसी को चाहिए तो नोट्स जो है हमारा चैनल है जिसका नाम है द स्टडी क्लासेस। राम सिंह। नोट्स किसी को अगर चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स,
तो उसके लिए हमारे पास ये वाला चैनल है, उसको केवल और केवल सब्सक्राइब करना है, ये ध्यान रखना। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में जो है वो ऐड कर देंगे। 8003274926 इस नाम से तो हमारा चैनल है, जिस पर नोट्स है वो पूरे के पूरे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आपको। और ये अगर मान लो आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है किसी को, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण सवाल है पिछले साल आए हुए हैं वो वाले सवाल और जो हैंड राइटिंग नोट्स है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ये हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और कमेंट करते रहे। धन्यवाद।